वर्चुअल दिल्ली पुस्तक मेला 2020 के अवसर पर आज हमने एक विशेष कवि सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें हिंदी के प्रख्यात कवि सवाई सिंह शेखावत, विनोद पदरज, विनय सौरभ, मृत्युंजय कुमार सिंह, अनिल मिश्र और प्रतिभा कटियार जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आज के आमंत्रित महत्वपूर्ण कवियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत ही आदर के साथ रचना पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा। मैं सबसे पहले महत्वपूर्ण कथाकार और कवि, पुलिस सेवा में अभी कार्यरत आदरणीय मृत्युंजय कुमार सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वे अपनी रचनाओं का पाठ करें। आदरणीय मृत्युंजय कुमार सिंह जी। धन्यवाद अनुपम जी। हमारे साथी कवियों सबको प्रणाम करता हूं। सन्नाटा है, अभी भी भय और विस्मय भी है, और इस सब के बीच जूझ रही है मानवता अपना अस्तित्व बचाने को। जीवन की नब्ज थोड़ी मंद पड़ गई है, लेकिन नब्ज कहीं रुक न जाए, उसकी ऊष्मा कहीं ठंडी न पड़ जाए, उसमें जीवन का संचार चलता रहे और भावना की आंच जली रहे। इसलिए जो इस डिजिटल पटल पर साहित्य अकादमी ने जो यह कार्यक्रम हम लोग को सामने लेकर आए, उनके लिए आप सबका स्वागत है और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। मैं अपनी दो छोटी कविताओं से शुरू करूंगा। एक दो गजलें मैं तरन्नुम में पढ़ूंगा। समय आपके हाथ में है, जब हो रोक दीजिएगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो मेरी पहली कविता है। अभी देवी पक्ष चल रहा है हमारे बंगाल में, पूजा का माहौल है। हालांकि कहते हैं इस बार की एबार एलो दशभुजा अन्यरकम दुर्गा पूजा, माने दूसरी तरह का दुर्गा पूजा है। लोग थोड़े से सिकुड़े सिमटे से हैं। तो इस कविता का शीर्षक है देवियां। तड़के भोर, ये यहाँ के काली घाट से ही जुड़ी हुई है कविता। तड़के भोर पूरा नहीं हुआ था अंजोर, तड़के भोर पूरा नहीं हुआ था अंजोर, काली के मंदिर की घंटी घन घना घन बजती, चारों ओर चीख पुकार, फूलों की माला, खनकती रेजगारी, उछालते भिखमंगों की कतार, वस्त्र पहने सिंदूरी आस्थावान भक्तों की भरमार। वहीं पास ही के पुल पर उनींदी अलसाई, सजे धजे अंगों के झांकते अस्तर लिए कदाचित देर से आई। वहीं पास ही के पुल पर उनींदी अलसाई, सजे धजे अंगों के झांकते अस्तर लिए कदाचित देर से आई। खड़ी प्रतीक्षारत, थकी मुस्कान मोहक सी, भुरभुरी माटी सी सेहत, टटोलती दृष्टि इच्छुक एक ग्राहक की। दोनों ओर लगा था आस्था का बाजार, दोनों ओर लगा था आस्था का बाजार। एक निर्जीव, एक जीवित, एक आहत, एक सेवित, एक धर्म, एक वासना, एक कुकर्म, एक उपासना। अपने प्रेमियों के प्रति आशीष का पात्र अक्षय भरा था दोनों ही शीश का। अपने प्रेमियों के प्रति आशीष का पात्र अक्षय भरा था दोनों ही शीश का। देवियां, एक निर्जीव, एक जीवित, एक निर्जीव, एक जीवित। दूसरी एक छोटी सी कविता है। इसका शीर्षक है ये जंगल है। ये जंगल है जी, ये जंगल है। आपस में लिपटे तरु लता जड़े वल्लरियां, आपस में लिपटे तरु लता जड़े वल्लरियां, समन्वय की अनगिनत लड़ियां, धूप हवा छांव, टूटे टेढ़े खड़े जैसे भी हो पांव, सब में निर्झर सी बहती साझेदारी। ये सभ्यता का नगर नहीं है, ये जंगल है, यहाँ सब कुशल मंगल है। ये सभ्यता का नगर नहीं है, ये जंगल है, यहाँ सब कुशल मंगल है। और धन्यवाद अनुपम जी। और इसके बाद अगली कविता है, थोड़ी व्यवस्था के ऊपर है, हमारी सामाजिक अपनी व्यवस्थाएं जो चलती हैं उनके ऊपर है। बहुत प्रतिवाद या विरोध तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ है, आशय समझिएगा। ये कविता का शीर्षक है मेरे रात कचोटती है।
फिर आकाश ने छोड़ रखा है चांद को टहलता हुआ, जैसे एक मुखबिर, एक जासूस रात कहां कहां कचोटती है, करके महसूस वो दिन को बताएगा। फिर आकाश ने छोड़ रखा है चांद को टहलता हुआ, जैसे एक मुखबिर, एक जासूस रात कहां कहां कचोटती है, करके महसूस वह दिन को बताएगा। भरे जाएंगे फिर कुछ शरीर जेल में, कल समय तारीख बनकर वो फैसला सुनाएगा, जो कभी भी उनके हक में नहीं होगा जिन्हें रात कचोटती है। मरी हुई शक्लें, बुझी हुई यादें, सुलगते सवाल, कुछ ना कर पाने का मलाल, पटक कर चला जाता है परेशान हाल सांझ का कलाल। मरी हुई शक्लें, बुझी हुई यादें, सुलगते सवाल, कुछ ना कर पाने का मलाल, पटक कर चला जाता है परेशान हाल सांझ का कलाल रात के ओसारे पर। संबंधी होने के नाते रोते बिसुरते कुछ लोग रहते हैं तब तक जब तक उन्हें यह समझ नहीं आता कि वो मुर्दा अगोर रहे हैं। रहते हैं तब तक जब तक उन्हें यह समझ नहीं आता कि वह मुर्दा अगोर रहे हैं, पर दोष तब तक चढ़ चुका होता है उनकी आत्मा पर, और रात भांप लेती है उन सब का मर्म जिनका लहू अभी भी है गर्म। रात भांप लेती है उन सब का मर्म जिनका लहू अभी भी है गर्म। कल ये सब फटकारे जाएंगे दिन में, आंखें जिनकी लाल है रोने से। कल ये सब फटकारे जाएंगे दिन में, आंखें जिनकी लाल है रोने से। अपने संबंधी को खोने से इन सब का हिसाब होगा। फिर गणित गिनेगा अंकों का सिलसिला, कितनी फीसदी, कौन सी जाति, कौन प्रदेश, कौन प्रजाति, सुवर्णी कुवर्णी या हरिजन, दलित मलित जोलाहा, अहमदिया या किरिस्तान, खान पठान अंसारी, सब की आएगी बारी। पगड़ी वाले सिख या कटे केश का मोना, सबको पड़ेगा रोना, क्योंकि इनमें से सब थे कल रात मुर्दा अगोर थे। सबकी आंखें हैं लाल, सबकी आंखें हैं लाल। क्या बात। ये कोरोना समय का एक गीत है जो हमारे संगीत के दोस्तों ने मिलके आपस में गाया है, और एक वर्ल्ड फ्यूजन म्यूजिक का पार्ट हुआ है ये। उसको उसी तरन्नुम, उसी रिदम में मैं गा के सुना रहा हूँ। दरअसल मृत्युंजय कुमार सिंह जी की रचनाओं के कई एल्बम भी आ चुके हैं और बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियां हुई हैं आदरणीय मृत्युंजय जी। कल तल जो कह रहे थे वो है मेरे हम सफर, आज वो राजी नहीं है हमसे मिलने को, मगर दोष ये उनका नहीं, ये दोष है नसीब का। आदमी की बढ़ रही ख्वाहिशों उम्मीद का, ये गजब कैसा किया है वक्त ने, डर से खा रहा है सब कुछ पटकने। ये गजब कैसा किया है वक्त ने, डर से सब कुछ खा रहा है पटकने। आदमी को कर लिया है जब्त कैसे खौफ ने, रास्ता दिखता नहीं कैसे इस आफत से बचे। रह गया है बस भरोसा प्रीत का, आदमी से आदमी के स्नेह की एक रीत का। रह गया है बस भरोसा प्रीत का, आदमी से आदमी के स्नेह की एक रीत का। जब मिलेंगे हाथ और दिल तब बनेगा वास्ता, जब मिलेंगे हाथ और दिल जब बनेगा वास्ता। इस महामारी से बचने का यही एक रास्ता, इस महामारी से बचने का यही एक रास्ता। तो ये छोटा सा गीत था, कोरोना समय में गाया गया है। एक छोटी सी कविता है, ये मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं, मेरे हिसाब से इस कविता में बहुत विशेष कुछ शायद ना मिले, लेकिन ये बड़ी ही प्रोफेटिक है इस मामले में कि 28 को लॉकडाउन शुरू हुआ था और 29 को मैंने एक कविता लिखी थी। इसको इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे सभी साथी कभी भी इस पर गौर फरमाएं। बड़ी साधारण सहज कथा सी कविता है। शीर्षक है इसका विश्वरूप विश्वरूप। विश्वरूप विश्वरूप। स्तब्ध है परिवेश, आज पक्षी भी थोड़े गुमसुम है। रह रह कोई प्रजाति,
रह रह कोई एक प्रजाति आपस में कुछ बोल बतिया ले रही है। दिन में भी सुन पा रहा हूं सन्नाटे को कुतरती झिंगूर की ध्वनि। पेड़ों पर नए पत्ते चमक रहे हैं किसी बोधिसत्व के दीप्त भाल की तरह। चील लेकिन कुछ ज्यादा मंडरा रहे हैं। मनीषियों की तरह उनकी दृष्टि सजग है यह देखने को कि कौन कहां मर रहा है। मौत की गिनती न्यून है सारी दुनिया के मद्देनजर हमारी तरफ। मौत की गिनती न्यून है सारी दुनिया के मद्देनजर हमारी तरफ। हम कतार में हैं और लाखों की कतार में हैं कि जब दुनिया में मौत की गिनती पड़ने लगेगी न्यून, तब हम अपना विश्व रूप लेकर सामने आएंगे। विश्व रूप, विश्व रूप, विश्व रूप, विश्व रूप। और वही रूप लेकर हम सामने आए हैं। आप यदि ध्यान दें तो वही रूप लेकर सामने आए हैं। जब दुनिया में सब कुछ ठंडा पड़ रहा है तब हम सामने आए हैं। इसी कोरोना काल की एक कविता है, दो चार दिन, नज्म की तरह की कविता है, शायद अच्छी लगेगी लोगों को। कभी मिल तो जाओ दो चार दिन, देखो तो है कितने लाचार दिन। कभी मिल तो जाओ दो चार दिन, देखो तो है कितने लाचार दिन। ऊब से जर्जर है परिश्रम और भाव शून्य है आस्था। किसी देवता के किवाड़ ही खुलवा दो ना दो चार दिन। मंदिर भी बंद हो गए थे। ऊब से जर्जर है परिश्रम और भाव शून्य है आस्था। किसी देवता की किवाड़ ही खुलवा दो ना दो चार दिन। अब ध्वनियां भी नहीं भाती, सन्नाटा ही केवल भाता है। रातों को एक अजान ही बहा दो ना दो चार दिन। घंटी थोड़ी कर्कश लगती है, पूजा का भाव भी अब जाता ही रहा है। घंटी थोड़ी कर्कश लगती है, पूजा का भाव भी अब जाता ही रहा है। कुछ मंत्र ही मुसलसल पढ़वा दो ना दो चार दिन। मृत्यु खबरों खबरों में ऐसे मंडरा रही है, मृत्यु खबरों में ऐसे मंडरा रही है कि जीवितों को जीने की संभावना का प्रतिशत बता रही है। मृत्यु खबरों में ऐसे मंडरा रही है कि जीवितों को जीने की संभावना का प्रतिशत बता रही है। मेरे भय पर भी छत में एक साहस ही उड़ा दो ना दो चार दिन। तुमसे कह न सका जो कहना जरूर था, तुमसे कह न सका जो कहना जरूर था। यकीन मानो मैं बहुत मजबूर था, तुम्हें खोने के इस डर से मुझे बचा दो ना दो चार दिन। मैं मैं सत्ता नहीं कि धीर धरूं, मैं भत्ता नहीं कि बंद हो जाऊं। मैं सत्ता नहीं कि धीर धरूं, मैं भत्ता नहीं कि बंद हो जाऊं। सरकार से हमारे जीने की अपील ही करवा दो ना दो चार दिन। अब तो पक्षी भी मुझ पर हंसते हैं, कुछ ऐसे भी जो बिलखते हैं, कुछ इन पर भी पाबंदी लगवा दो ना दो चार दिन। महामारी और बाढ़, खून, अपहरण, बलात्कार, रात की बात तो बीत गई, अब तो दिन में भी होता है शिकार। महामारी और बाढ़, खून, अपहरण, बलात्कार, रात की बात तो बीत गई, अब तो दिन में भी होता है शिकार। तो उनसे ही इस सन्नाटे का ताला भी तोड़वा दो ना दो चार दिन। कभी मिल तो जाओ दो चार दिन, देखो तो है कितने लाचार दिन, देखो तो है कितने लाचार दिन। बहुत अच्छी कविता है। और मृत्युंजय जी जितने अच्छे कवि हैं उतने ही अच्छे कथाकार हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से आपका उपन्यास प्रकाशित है जो काफी चर्चित है। मैं बहुत ही आदर व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला और हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया। नहीं, मेरा मैं अहोभाग्य मेरे कि दरअसल कुछ सभी लोगों को मिलने का मौका मिलेगा, कुछ मनीषियों को सुनने का। बहुत बहुत आदर। और अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रख्यात कवि, कहानीकार, यात्रा वृत्तांतकार, डायरी लेखिका और संपादक प्रतिभा कटियार को। इस समय हिंदी में युवा रचनाकारों की पीढ़ी है, उनमें प्रतिभा जी का स्वर बिल्कुल अलग से पहचाना जाता है। मैत्री पुष्पा के साक्षात्कारों का आपने चर्चा हमारा शीर्षक से संपादन किया है। आपका एक व्यंग संग्रह जिसका आपने संपादन किया खूब कही शीर्षक से प्रकाशित है। और लगभग सभी प्रमुख साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं, कहानियां प्रमुखता से प्रकाशित हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ प्रतिभा कटियार जी को आमंत्रित करता हूं। आप छात्रों की शिक्षा को लेकर के बहुत ही संवेदनशील हैं और लगातार नए आइडियाज, नए विचारों के साथ काम कर रही प्रतिभा कटियार जी। अनम्यूट कर लें।
शुक्रिया, सभी को नमस्कार। अनुपम, समय बता दीजिए कितना समय है? आप 10 से 15 मिनट पढ़ें। ठीक है। तो मैं पहली कविता पढ़ती हूँ। इस कविता, क्योंकि जैसा आसपास समय है और माहौल है, मुझे लगता है कुछ प्रेम की बात होनी चाहिए। कविता का शीर्षक है मिलन। जब तुम्हें देखता हूँ तब तुम्हें सोचता नहीं हूँ। जब तुम्हारे पास आता हूँ तब रास्ते में कहीं खो जाता हूँ। जो तुम्हारे पास पहुंचता है वो कोई और होता है। तुम जिससे मिलकर खुश होना चाहती थी उससे मिलकर उदास होती हो, और जो तुम्हारे पास पहुंचता है वो गुनहगार। हालांकि रास्ते में भटक जाने का गुनाह मेरा है, उसका नहीं। मैं रास्ते में भटका हुआ तुम्हारी उदासी से बहुत दूर होता हूँ, और वो उस उदासी को अपने कंधे पर उठा पाने में लगातार नाकाम। उसके साथ चलते हुए तुम पीपल की ओट से झांकते चौथ के चांद को देखती हो। चाय पीने की इच्छा को उपेक्षित करती हो। ठीक उस वक्त मैं अपने भटकाव के रास्ते में मिली एक गुमटी में चाय पीते हुए तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम्हारी उंगलियों के नर्म स्पर्श के बारे में, तुम्हारी आंखों में उतरी उस नदी के बारे में जिसकी तेज धार में हमारे ढेर सारे चुंबन प्रवाहित हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और मैं तेज कदमों से तुमसे मिलने को चल देता हूँ। जब मैं तुम्हारे पास पहुंचता हूँ तुम अपनी उदास आंखें लिए जा चुकी होती हो। मेरी देह पर तुम्हारा रुदन बिखर जाता है। मैं जानता हूँ अब जबकि तुम जा चुकी हो मैं तुम्हारे ही बारे में सोचता रहूंगा देर तक। पीपल की कोई पत्ती टूट कर कांधे पर गिरी है। वो पत्ती मेरा दर्द समझती है शायद। क्या वो पत्ती तुम हो? तो ये कविता थी, पहली कविता। दूसरी कविता मैं पढ़ती हूँ। कुछ सामयिकता के करीब जो तकलीफें आसपास रहती हैं, जो दिल को भी चुभती रहती हैं। पढ़ती हूँ उनकी चुप। पढ़ती हूँ उनकी चुप जो रहते हैं आसपास। दिखते हैं अक्सर हंसते हुए सहज से। कभी कभार चुप हो जाते हैं फिर लौट आते हैं सहजता ओढ़कर। पढ़ती हूँ उनके भीतर की उथल पुथल, जिसे भीतर दबाए वे जुटे हैं इस देश इस समाज को बेहतर बनाने में। वो देश जो अब उन्हें अपना मानने से इनकार करने लगा है। वो देश जिससे उन्हें भी है उतना ही प्यार जितना है हम सबको। लेकिन उनका देश प्रेम अचानक संदिग्ध हो गया है। उन्हें प्रमाण देना होता है पल पल अपनी देशभक्ति का। उन्हें किसी देश के खिलाफ, किसी देश विशेष के खिलाफ नारे लगाने को मजबूर किया जाता है, जबकि असल में वो ऐसा नहीं करना चाहते। किसी भी देश या व्यक्ति के खिलाफ नारे कि नफरत से नफरत को कोई कैसे जीत सकता है। गलती से भी पाकिस्तानी गायक, खिलाड़ी या साहित्य की तरफ से तारीफ से उन्हें सायास बचना होता है। उन्हें किराए के मकान आसानी से नहीं मिलते। यात्राओं में उनकी जांच ज्यादा मुस्तैदी से की जाती है। वे फेसबुक, ट्विटर पर कुछ लिखने से बचते हैं। बच्चों को जल्दी सुला देते हैं। बीवी की आंख में छाए डर का सामना नहीं कर पाते। किसी किताब में गड़ा देते हैं आंखें। गुजिया और सिवई का स्वाद साथ में लेते हुए बड़े हुए थे जिन दोस्तों के साथ, अब उनके हाथ कंधे पर महसूस नहीं होते। पढ़ती हूँ उनके भीतर का संसार जिसे वो लिख नहीं पाएंगे कभी। बहुत अच्छा। बहुत वाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनुपम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी। प्रतिभा कटियार की, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कि एक अलग भाषा है, कहन का एक अलग अंदाज है। और जब हम उर्दू शायरी में देखते हैं कि वहाँ पर जो महबूब और महबूबा का रंग है वो कई बार स्त्रैण रहा है, पुरुषों की महबूबाएं उसमें जिस तरह, यहाँ पर जो प्रतिभा कटियार के यहाँ जो महबूब है वो किस तरह एक पुरुष की तरफ से एक महबूबा का वो पाठ करती हैं, ये बहुत अद्भुत है और एक नया स्वर है। मैं बहुत आदर व्यक्त करता हूँ प्रतिभा जी के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं अब आमंत्रित करूंगा हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि आदरणीय विनय सौरभ जी को, जो कि संताल परगना नोनीहाट में जिनका जन्म हुआ और
टीएनबी कॉलेज भागलपुर से आपने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली में आपने पत्रकारिता में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा प्राप्त किया। कई शीर्ष पत्रिकाओं में, तमाम पत्रिकाएं हैं, उनमें 300 से अधिक कविताएं आपकी प्रकाशित हैं, संस्मरण, लेख। इन सब के साथ ही आप झारखंड में सहकारिता विभाग में कार्यरत हैं और हम लोगों का बहुत ही एक पाठक के लिहाज से मैं एक लंबे समय से विनय सौरभ जी को पढ़ता रहा हूं और इनको पढ़ करके बहुत सारी कविताओं के लिखने का एक सलीका हमने सीखा है। मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय विनय सौरभ जी को। आज यहाँ पे इस कार्यक्रम में हमारे जितने कवि मित्र आए हैं, आज की एक बढ़िया आयोजन रहा और एक बड़ा अच्छा संयोग रहा कि हम लोग वर्षों से जिनको सुनते रहे, पढ़ते रहे, आज एक साथ देखना से बड़ा रोमांचक और आत्मीय किस्म का अनुभव है। और अनुपम, आपने ये एक मौका उपलब्ध कराया, व्यक्तिगत तौर पे आभार व्यक्त करता हूँ इसके लिए कि और छोटी छोटी 6-7 कविताएं सुनाता हूँ। स्वागत है। एक पहली कविता है, एक कवि का अंतर्द्वंद। वह बहुत उदास सी शाम थी जब मैं उस स्त्री से मिला। वह बहुत उदास सी शाम थी जब मैं उस स्त्री से मिला। मैंने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। फिर सोचा ये कहना कितना नाकाफी है। वह स्त्री एक वृक्ष में बदल गई, फिर पहाड़ में, फिर नदी में। धरती तो वह पहले से थी ही। मैं उस स्त्री का बदलना देखता रहा। एक साथ इतनी चीजों से प्रेम कर पाना कितना कठिन है। एक साथ इतनी चीजों से प्रेम कर पाना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है एक कवि का जीवन जीना। वह प्रेम करना चाहता है एक साथ कई चीजों से, और चीजें हैं कि बदल जाती हैं प्रत्येक क्षण में। घर शीर्षक से 2 कविताएं हैं छोटी सी। घर। एक घर था जिसे एक रोज छूट जाना था। एक घर था जिसे एक रोज छूट जाना था। पता भी ना हुआ हमें, और देखते ही देखते बदल गई उसके भीतर की हवा। हाथ जो खोलते थे प्रतीक्षा में सामने का दरवाजा कहाँ गए। हाथ जो खोलते थे प्रतीक्षा में सामने का दरवाजा कहाँ गए। एक चौकी थी, एक कुर्सी, एक रसोई घर, एक बरामदा, एक छज्जा बचपन की किताबों और पुरानी गठरियों से भरा। मेरे बैठने की जगह पर अब धूल थी और सामने एक पर्दा था और उसके पीछे स्मृतियां थी। दूसरी कविता है घर शीर्षक से। मैं चलता हूं या अब मुझे चलना चाहिए। मैं चलता हूं या अब मुझे चलना चाहिए, कहता हुआ आता हूं घर के दरवाजे पर। फिर कब आ पाऊंगा, या फिर मुझे जल्दी आ जाना चाहिए। मेरा झोला ठीक करते हुए माँ कहती थी जब वह थी, और दरवाजे से आंख भर मेरा जाना देखती थी। इस तरह अपनी नौकरी पर जाने को निकलता हूं घर से, और थोड़ा घर पर ही छूट जाता हूं। इस तरह अपनी नौकरी से जाने को निकलता हूं घर से, और थोड़ा घर पर ही छूट जाता हूं। रुलाई बाहर आने से रोकता हूं। बड़े भाई को कहता हूं फला काम देख लीजिएगा, मौसी के यहाँ चले जाइएगा, सुना है बीमार है। अब वही तो एक बहन बची है माँ की। याद है गुड़ की अरसी कितना भेजा करती थी हमारे लिए। चाहता हूं बस छूट ही जाए। चाहता हूं बस छूट ही जाए,
कोई छोटी हुई चीज याद आ जाए और भागूं घर के अंदर। अभिनय करूं भीतर आते हुए कि कमरे की खिड़की शायद खुली तो नहीं रह गई। शहर के किराए के घर की चाबी तो नहीं भूल आया ताके पर। जब तक शहर के लिए बस आ नहीं जाती, नजर बचाकर देखता रहता हूं घर को। एक कविता है, बचपन की कोई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर। अब तो उस मकान की स्मृति भर है जिसके आगे मेरी वह तस्वीर है। अब तो उस मकान की स्मृति भर है जिसके आगे मेरी वह तस्वीर है। एक घोड़ा बंधा दिखता है थोड़ी दूर में, और मेरा बड़ा भाई बैलगाड़ी के पीछे कैमरे से छुपने की कोशिश में लजाता हुआ। आह वह दृश्य, मफलर और फूल वाले स्वेटर में बुआ का हाथ थामे मैं अपने पुराने खपड़ैल वाले घर के चबूतरे पर, और मेम ने अपनी माँ के स्तन पर थूथन मारते हुए। कितनी विह्वलता भरी है उस तस्वीर में, कितना जीवन रस। अब तो वह मकान भी नहीं रहा, और टोले में वह घोड़ा किसका था। सब कहते हैं तब तो हर घर में गाय भी होती थी। क्या आपके पास बचपन की कोई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है जिसके खींचे जाने की याद जेहन में नहीं के बराबर है? क्या आपके पास बचपन की कोई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है जिसके खींचे जाने की याद जेहन में नहीं के बराबर है? क्या उस फोटोग्राफर के बारे में आप यकीन से कुछ बता सकते हैं जो फोटो खींचने के लिए ही गांव आता था? वाह। एक कविता है, हाट की बात। हाट की बात। हाट जाना मुझे मेरे पिता ने सिखाया। हाट जाना मुझे मेरे पिता ने सिखाया। एकदम बचपन की बात बताता हूं। वे रविवार की सुबह मुझे अपने साथ कर लेते थे। मैं झोला अपनी नन्ही मुट्ठियों में भींचे उनकी उंगली थामे होता था। मैंने उनके साथ कई शहर बदले, पर हाट जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। अच्छे किस्म के आलू और दूसरी सब्जियों की पहचान मैंने एकदम छोटी उम्र में कर ली थी। क्या आपको पता है कि बैगन हल्के अच्छे होते हैं? मछलियों के फेफड़े से उसके ताजेपन की पहचान होती है। 16 बरस पहले जिस दिन आखिरी सांस ली पिता ने, वह रविवार का दिन था और मैं अपने गांव की हाट गया हुआ था। 30-32 का हो गया हूं। हफ्ते की हाट जाना मुझे आज भी अच्छा लगता है। हरी सब्जियों से भरे खोमचे मुझे जीवन में देखे गए सुंदर दृश्यों में से एक लगते हैं। 30-32 का हो गया हूं। हफ्ते की हाट जाना मुझे आज भी अच्छा लगता है। हरी सब्जियों से भरे खोमचे मुझे जीवन में देखे गए सुंदर दृश्यों में से एक लगते हैं। पिंजरों में प्यारे कबूतर सिर निकाल कर देखते हैं हाट आए लोगों को। बिक जाने के बाद उनका क्या होगा थोड़े ही जानते हैं। अजीबोगरीब शक्ल के पगड़ी वाले जो अपने को परदेसी बताते हैं, बेचते हैं कई किस्मों के तेल और जड़ी बूटियां। मौका ताड़कर लोगों को रातों की हताशा और बेचारगी का निदान सुझाते हैं। कहते हैं शांडे का तेल लगाओ सब ठीक हो जाएगा, बीवी खुश हो जाएगी। बच्चों की आमद देखकर कहते हैं बाबू साहब तुम्हारी उम्र नहीं हुई है यह सब सुनने की, चल खिसक ले। और अभी हाल की एक कविता सुनाना चाहता हूं, एक बुजुर्ग डाकिये से भेंट। बुजुर्ग डाकिये से भेंट। ऐसी तेज होती बारिश में तकरीबन 25 सालों के बाद वे मिलेंगे।
ये हैरत होती है सोचकर। वे मिले मुझे एक दवाई की दुकान पर बारिश की बौछारों से बचते हुए। बरसों देखे गए उस चेहरे को भूलना असंभव था। आप यहाँ कैसे? रोमांच से और थोड़े संकोच से भरते हुए मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ कैसे? चश्मे के बहुत मोटे शीशे के भीतर से झांकते हुए उन्होंने मुझे ताका और एकाएक आ गई मुस्कान के बीच कहा कि अब पहचान में दिक्कत होती है, आप विनय है ना, नोनीहाट वाले? पहचान लेने की खुशी उनके चेहरे पर पसर गई थी। अपने कपड़े का झोला संभालकर कंधे पर चढ़ाते हुए उन्होंने मेरे दोनों हाथ थाम लिए। यहाँ डॉक्टर को दिखाने आए थे, सांस बहुत फूलती है अब। क्या आप यहीं रहते हैं, दुमका में? अपनी रॉ में बोले जा रहे थे। अपनी जात का डॉक्टर है पर रहम नहीं है जरा भी, गरीबों से भी पूरी फीस लेते हैं। हाँ अब ऐसा ही है, मैंने कहा। अधिकांश डॉक्टर अब किसी को नहीं पहचानते। फिर मन में कहा, वे सिर्फ अब पूंजी को ठीक से पहचानते हैं, मनुष्य को नहीं पहचानते। और अब तो दवा कंपनियां ही उनकी रिश्तेदार हैं। फिर उन्होंने इस शहर तक पहुंचने की तकलीफों का जिक्र किया। वह कुछ कुछ बोले जा रहे थे, जैसे कुछ बुजुर्ग अनवरत बोलते जाते हैं। वह कुछ कुछ बोले जा रहे थे जैसे कुछ बुजुर्ग अनवरत बोलते जाते हैं। इस बीच पास खड़े उनके बेटे ने कहा कि दोपहर की दवाइयां खा लीजिए, समय हो गया है। मैं अपने इलाके के उस डाकिये को याद कर रहा था जो उस समय तकरीबन 40-45 का रहा होगा। प्रायः रोज ही आते थे मेरी डाक लेकर, सुस्ताते थे मेरी बैठक में। माँ उन्हें चाय पानी के लिए पूछती थीं। अचानक उन्होंने मेरे परिवार के बारे में पूछा और कहा कि कितने बच्चे हैं आपके, वे कहाँ पढ़ते हैं, माँ कैसी है? मैंने जब कहा कि माँ अब नहीं रही, उनको गए 8 साल हो गए। आह आह बोलते हुए दुख की कौंध उनके चेहरे पर फैल गई। उन्होंने आकाश की ओर हाथ जोड़ते हुए मृत आत्मा को याद किया। फिर कहा कि नोनीहाट की पोस्टिंग अच्छी थी, अच्छे लोग मिले वहां। आपका घर हमें कभी दूसरे का घर नहीं लगा। आपका घर हमें कभी दूसरे का घर नहीं लगा। एक बार अपने गांव की आखिरी बस छूट जाने के बाद मेरे घर उन्होंने रात गुजारी थी। इस प्रसंग को थोड़े भरे स्वर में उन्होंने 2 बार दोहराया। हमें इस बात का पता नहीं था। अपने रिटायरमेंट के बाद अपने गांव की पैतृक जमीन पर आम के 150 पौधों का एक बगीचा उन्होंने लगाया था, यह बताते हुए वे बेहद खुश दिखे। मेहनत करनी पड़ती है विनय बाबू, लेकिन 2.5-3 साल सालाना आ जाते हैं आम से। कितनी तरलता, आश्वस्ति और संतोष का भाव दिखा उनके चेहरे पर अपने उस आम के बगीचे के लिए। उनकी आंखें कह रही थी कि उन्होंने कोई बड़ा काम कर दिया है अगली कई पीढ़ियों के लिए। फिर एक बेटी का जिक्र किया जो बीएसएफ में सिपाही है। बस उसी की चिंता लगी रहती है। गहरी सांस भरते हुए कह रहे थे, समय अब पहले की तरह नहीं रहा। अब वह बहुत खराब होता जा रहा है। और ये छोटा वाला यही गांव में दुकानदारी करता है। सब अच्छा चल रहा है विनय बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। वे सजल हो रहे थे। हल्के कांपते हुए दोनों हाथ उन्होंने मेरे कंधे पर रखे और भावुक होते हुए कहा कि कभी आइए हमारे घर आम के दिनों में। एकाएक दवाई दुकानदार से मुखातिब होकर कहने लगे, ये नोनीहाट के हैं,
हम पहले नौनिहाट में ही नौकरी करते थे, ये कवि लेखक हैं। यह सब सुनकर मैं झेप रहा था और दुकानदार का चेहरा अच्छा अच्छा कहते हुए हल्की मुस्कुराहट से भरा था। इस समय मैं किसी और मनोदशा में था। उनकी बातें सुनते हुए एक कोलाज का बनना शुरू हो गया था जैसे मेरे भीतर, जैसे आधे पौन घंटे की कोई फिल्म चल रही थी और मैं उसके भीतर था। उनके झुर्रियों से भर रहे इन्हीं हाथों ने हजारों चिट्ठियां, पत्रिकाएं, किताबें, मनी ऑर्डर मेरे घर पहुंचाए थे कभी। अब कोई चिट्ठी नहीं आती। इलाके का डाकिया कौन है बरसों से नहीं जान पाया। हमने बारिश के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में साथ चाय पी। उन्होंने अपनी नौकरी के दिनों को और नौनिहाट के बहुत सारे लोगों को याद किया और भर आई आंखों को बार बार पोंछते रहे। चाय पीते हुए उन्होंने फिर कहा कि आम के मौसम में आपका इंतजार रहेगा। मुझे लगा कि आम का बगीचा उनका स्वप्न है जिसे वे सबके साथ बांटना चाहते थे। बारिश थम रही थी। उन्होंने मेरे हाथों पर अपना हाथ रखा और जाने की इजाजत चाहिए। स्टार्ट होती मोटरसाइकिल के पीछे संभल कर बैठते हुए आदतन उन्होंने नमस्कार किया। बारिश की हल्की होती बूंदों के बीच मैंने नजरों से ओझल होते देखा अपने प्यारे डाकिया शंकर शाह को। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, इतनी मार्मिक और इतनी महत्वपूर्ण कविता के लिए। मैं बहुत आदर व्यक्त करता हूं साहित्य अकादमी की ओर से आपके इस कविता पाठ के लिए। मित्रों, अब मैं आमंत्रित करूंगा अनिल मिश्र जी को। आपने दर्शन शास्त्र में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की, भारतीय राजस्व सेवा में है। दिल्ली से अभी आपका स्थानांतरण अहमदाबाद में हुआ है और आजकल आप अहमदाबाद से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। ये कार्यक्रम हमारे लिए इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें देश के लगभग सभी छोर से कवि, हिंदी के कवि यहाँ पे शामिल हैं। विनय सौरभ जी झारखंड से, अनिल जी इलाहाबाद के रहने वाले हैं और अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं, सिंह शेखावत जी राजस्थान से, विनोद भद्रत जी राजस्थान से और प्रतिभा कटियार लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से। इस तरीके से एक पूरे देश का स्वरूप बनता है, यहाँ पर पूरे देश का एक प्रतिनिधित्व हो रहा है। अनिल मिश्र जी की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। हम अलग के स्वर अकिंचन, खिली रहना धूप ये कविता संग्रह, भूखे पेट की रात लंबी होगी लेबर चौराहा शीर्षक से कविता संग्रह, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ग्रीक और अंग्रेजी में आपकी कविताओं का अनुवाद हुआ है। ग्रीक कवियत्री फ्रोसो विजोविटोव की कविताओं का हिंदी में और लेखक की कविताओं का ग्रीक में अनुवाद प्रकाशित है। ग्रीक पत्रिका इनेकेन में आपका ग्रीक अनुवाद प्रकाशित हुआ। मुक्तिबोध पर बनी फिल्म आत्मसंभव में आपने मुक्तिबोध की भूमिका अदा की है। आलोचना और कविताओं की कुछ संपादित पुस्तकों में आपकी रचनाएं शामिल हैं। संवेद वाराणसी शीर्षक से जो बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य, कला और संस्कृति की पत्रिका 2002 से निकलना शुरू हुई, उसका आप संपादन और संयोजन अब तक कर रहे हैं। सभी पत्रिकाओं में कविताओं और लेखों का प्रकाशन हुआ है। आकाशवाणी, दूरदर्शन के अनेक बार कार्यक्रमों में कविताओं, आलोचनाओं का वाचन, साक्षात्कार और परिचर्चाओं में आपका साथ रहा है। उजास भारतीय कविता केंद्रित एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का प्रयागराज में 2015 में आपने आयोजन किया। 2017-18 में वाक श्रृंखला के कुछ कार्यक्रमों की भारतीय ज्ञानपीठ के साथ आयोजन में साझेदारी की। वर्ष 2020 का पंकज सिंह स्मृति पुरस्कार, नोबल सिटीजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, सुधा शर्मा स्मृति सम्मान और अभियान सम्मान जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार आपको प्राप्त हैं। बहुत ही आदर के साथ आदरणीय अनिल मिश्र जी। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? आज के कवि सम्मेलन में जितने कवि उपस्थित हैं, मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं और अब मैं अपना कविता पाठ करता हूं। स्वागत है। पहली कविता है पहाड़ी के पत्थर। पत्थरों को हम लोग उसकी कठोरता के लिए जानते हैं और
ये समझते हैं कि पत्थरों पर किसी भी चीज का असर नहीं पड़ता है, लेकिन पत्थरों का एक स्वरूप ऐसा भी है जिसमें कि कोमल पौधे उगते हैं। इसी तरह से हम मनुष्यों को देख सकते हैं। तो इन्हीं भावों से लेकर के रची हुई ये कविता आपके सामने प्रस्तुत है। हवा दिशा बदलती है और पानी अपने रास्ते। हवा दिशा बदलती है और पानी अपने रास्ते। इन पत्थरों पर बैठकर आसमान अपने कपड़े बदलता है। इन पत्थरों पर बैठकर आसमान अपने कपड़े बदलता है। लाखों वर्षों से निश्चल निर्विकार पड़े एक विशाल शिलाखंड पर कभी कभी आती है एक थकी उड़ान और छोड़ जाती है कोई टूटा हुआ पंख। अपनी कमर में डलिया बांधी स्त्रियां आती हैं और आंसुओं से तर कर जाती हैं पहाड़ी की छाती। उनके साथ आते हैं बच्चे और लगातार कुछ समझाते रहते हैं पत्थरों को। कभी कभी आता है हारा हुआ प्रेम और किसी शिला के सीने से लिपटकर बहुत रोता है, जिसमें घुस नहीं पाती लोहे की नुकीली छेनी। जिसमें घुस नहीं पाती लोहे की नुकीली छेनी उन्हीं प्रस्तरों को चीरती घुसती जाती है कोमल पौधे की मुलायम। अगली कविता है लहरों उठो। स्वागत। मैं कुछ समय तक मुंबई में पोस्टेड रहा हूं और मैं प्रायः समुद्र के किनारे जाया करता था। तो बहुत दिन तो ऐसे होते थे जिनमें समुद्र में लहरें उठती थीं, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते थे जिसमें समुद्र उदास लगता था। तो ऐसे ही किसी शाम को मैंने उदास समुद्र को देखा और उन्हीं तंतुओं को लेकर के ये कविता लिखी गई है। देखें इसका विस्तार। किनारों को छोड़कर दूर अंदर चला गया है समुद्र और पीछे छोड़ गया है अनगिनत तड़पते जलचर। किनारों को छोड़कर दूर अंदर चला गया है समुद्र और पीछे छोड़ गया है अनगिनत तड़पते जलचर। इस शाम में समुद्र के बहुत से रंग लेकर सूरज कहीं भाग गया है। कहां छिप गया होगा चालाक कह नहीं सकते। जो आवाजें नारियल के पेड़ों के झुरमुटों से आ रही हैं वे लहरों की गर्जना हैं और सन्नाटों ने चुरा कर उन्हें कैद कर रखा है कह नहीं सकते। समुद्र में भाटा है या किसी मंदी का असर पानी की अर्थव्यवस्था पर। लहरें कब लौटेंगी पूरी रंगत में फिर नाचती हुई हमारे पांवों पर कह नहीं सकते। हमारे आत्मा के अंतरिक्ष में हवा छन छन के बहुत पतली हो गई है। पेड़ों की पत्तियां हैं बिल्कुल स्थिर ध्यान की मुद्रा में। स्मृतियों के कुछ पक्षी उड़ रहे हैं पर उन्हें अपनी दिशाओं को लेकर भ्रम है। इतना कलरव मचता है कि जहां बैठा हूं उस जगह को छोड़कर कहीं और जाना होगा। कठिन समयों में संघर्ष करने के तारे हैं जो बहुत थोड़ी संख्या के बावजूद चटक चमक रहे हैं। शुक्र है मैं अकेला चला आया इस मावस की रात को और अपने चांद के उगने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। पता है दादा, ये जो पुराना शहर है अपने काठ होते हृदय के लिए रोज रोज तुम्हारे पास आता है। पता है दादा, ये जो पुराना शहर है अपने काठ होते हृदय के लिए रोज रोज तुम्हारे पास आता है और तरंगों से अपनी बस्तियों के लिए थोड़ी धड़कने ले जाता है। दादा जगो, उत्सव जीने का प्रमाण है। दादा जगो, उत्सव जीने का प्रमाण है। मन मार के बैठने से जिंदगी रूठ जाती है। उठो कि नाविक उतरेंगे अभी अपनी नावें लेकर तुम्हारे जल में। एक लंबी यात्रा पर कुसूर
जहां नवजात शिशु की तरह आंखें खोलते द्वीप हैं। तुम्हारे चलने से ही जागेंगे वनस्पतियों के रंग, तुम्हारे चलने से ही जागेंगे वनस्पतियों के रंग। इतिहास में सो गई सदियां जागेंगी, जिन्हें लूट कर ले गए थे लुटेरे। टेरती हुई अपनी संगिनों का गीत, जाता, कटनी, चैता और फाग जागेंगे। दौड़ कर कूदेंगे उदास बच्चे, मीचते अपनी आंखें पानी में छप छप छपाक। दौड़ कर कूदेंगे उदास बच्चे, मीचते अपनी आंखें पानी में छप छप छपाक। आसमान के सीने में भी उठेगी लहर, बंद दरवाजों से बाहर निकल आएगा शहर। लहरों उठो कि दुनिया में लगा रहेगा चांद का आना जाना। लहरों उठो कि दुनिया में लगा रहेगा चांद का आना जाना। वाह, क्या बात है। अगली कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। सावन की भरी नदी था हमारा रास्ता। ये एक प्रेम कविता है। मेरे पास तुम्हें याद करते हुए वो अधूरी कविता है। मेरे पास तुम्हें याद करते हुए वो अधूरी कविता है, जिसे लिखी थी मैंने कभी उन्हीं दिनों जब फूलों से पराग लेकर मधुमक्खियों की तरह हम शब्द बनाते थे। जब फूलों से पराग लेकर मधुमक्खियों की तरह हम शब्द बनाते थे। भरी हुई हैं जिसमें करवटें बदल बदल कर काटती रातें। आसमान में थोड़ी दूर उड़ने के बाद हवा में ही कटकर गिर जाने वाले पंख हैं। जब जब कोशिश करता हूं कुछ पंक्तियां लिखकर पूरा करने की उसे, मैंने महसूस किया अंदर उस राख की तपन, जिसमें जिंदा थी आज भी बहुत सी चिंगारियां। उन दिनों को याद करते हुए मेरे पास चुभते हुए कांटे हैं। उन दिनों को याद करते हुए मेरे पास चुभते हुए कांटे हैं। बगीचे से चुराए सुर्ख गुलाब के एक बड़े फूल के साथ साथ आ गए थे वो। किस्मत ऐसी कि सुर्ख फूल सूख कर स्याह हो गया, पर कांटे और भी कड़े और नुकीले। उन्हें ही तुम्हारा प्यार समझते हुए मैंने किसी मूर्ति की तरह अपने दिल के गर्भगृह में, उन्हें ही तुम्हारा प्यार समझते हुए मैंने किसी मूर्ति की तरह अपने दिल के गर्भगृह में प्रतिष्ठित कर दिया है। अपनी चखी हुई खटमीठी बेरें चढ़ाता हूं उन पर प्रसाद की तरह। मेरे पास कच्ची मिट्टी की गागर थी, मेरे पास कच्ची मिट्टी की गागर थी और तैरना भी नहीं आता था। सावन की भरी नदी था हमारा रास्ता, सावन की भरी नदी था हमारा रास्ता। इसके पहले कि हम किसी किनारे पर पहुंच पाते, गागर गल गई थी मेरी। मुझे नहीं पता था, मुझे पता नहीं था कि मैं डूब गया था या मिल गया था किसी तिनके का सहारा। लेकिन वक्त को मैंने हिरन की तरह छलांगे लगाते एक घने जंगल में गुम होते हुए देखा। लेकिन वक्त को मैंने हिरन की तरह छलांगे लगाते एक घने जंगल में गुम होते हुए देखा। क्या बात। पुश्तैनी कच्चा मकान। गांव में था अपना पुश्तैनी कच्चा मकान। झाड़ियों से घिरी डगर पर बढ़ता जाता था आगे। उम्र के ढलान पर अतिरिक्त सावधान यात्री की तरह। बारिश के दिनों में भीगे बैल सा सहमा दुबका रहता था किसी अनहोनी की आशंका में, आसमान की तरफ देखने से चुराता आंखें। उसकी गोद में आंखें बंद कर छिपे बहुत बाद पता चलता था हमें वरुण और पवन के गुंडों का हाहाकार। अधिक छूट दे देने के अपराध बोध में कभी कभी लगा देता था अनावश्यक शपथ। सीधी मुंडी हमेशा रखने की करता हुआ ताकीद। ग्रीस में तपती दोपहर सा वह वसूलने मालगुजारी
तहसीलदार का चपरासी दौड़कर अंदर से लाते हम उसके लिए गुड़ और पानी, इधर उधर झांकते करने लगता घर दुर्गा सप्तशती का पाठ। अछूत समझकर लगातार बख्शते सीध मार चोरों के शुक्रगुजार हैं हम, दुनिया की नजर में बने रहे फिलहाल एक खाते पीते घर। बैसाख और जेठ में महुए की लपसी, बैसाख और जेठ में महुए की लपसी, सावन में बनते ठोकवे उसी के, काट देते काठ के दिन। भादों की रातों में पकती घनी नींद की कोदों और नीम के गिरते फलों के बीच पधारते दिल्ली लखनऊ से बड़े बड़े नेता, बैठे बैठे चारपाई पर तय करते रूस और अमेरिका का भविष्य। देश और दुनिया की बड़ी बड़ी बातों के रस में डूबा भूल जाता गृहस्थी के टाट में जगह जगह हुए छेद। अजगर सी लपेटी दुश्वारियों को प्राणों की सारी शक्ति से छुड़ाता, बीच कहीं सबके सार्वजनिक देखने लगता घर मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जी। अगली कविता जिसका मैं पाठ करना चाहता हूं, इस कविता का शीर्षक है भूखे पेट की रात लंबी होगी। इस कविता के एक उप शीर्षक भी है लेबर चौराहा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और इलाहाबाद में एक जगह है उसका नाम है लेबर चौराहा। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जहां पर लेबर इकट्ठा होते हैं और लोग जहां भी कहीं निर्माण कार्य चल रहा है या और कोई इस तरह की गतिविधि चल रही है जिसमें कि श्रमिकों की आवश्यकता होती है, वहां से वो खरीद करके ले जाते हैं उस दिन के लिए। जी। तो ये पीड़ा मेरे मन में बहुत गहरे भेदती रहती है। तो इसीलिए इस कविता का शीर्षक मैंने रखा लेबर चौराहा। ये चौराहा है या इसे एक रंगमंच कहें, ये चौराहा है या इसे एक रंगमंच कहें। दिन भर यहाँ किनारे बैठा एक मोची होगा जो जूतों की मरम्मत करते करते समय की मरम्मत करने लगेगा। तिजहरी कहीं उस तरफ अपने पैर सीट पर रखकर सुस्ताते रिक्शा चालक हठयोग करेंगे और शाम होते होते सपने गुब्बारे बनकर अपनी ओर खींचेंगे गरीब बाप का हाथ। तभी बेबसी की सुई बताएगी इच्छाओं और सपनों की हकीकत। ये सब करते तीर्थराज के कमंडल से निकलेगी आधी रोशन आधी स्याह रात। ये सब करते तीर्थराज के कमंडल से निकलेगी आधी रोशन आधी स्याह रात, और मजदूर गमछा बिछाकर सो जाएंगे फुटपाथ पर। भूखे पेट की रात लंबी होगी। इस बीच कचरा घरों में कुत्ते जूठन पर जमाने के लिए अपना हक एक इंसान पर टूट पड़ेंगे। इस बीच कचरा घरों में कुत्ते जूठन पर जमाने के लिए अपना हक एक इंसान पर टूट पड़ेंगे। बहुत से किरदार अपनी आंखों में भरे कीचड़ अदृश्य हो जाएंगे किसी गली में। धीरे धीरे टहलती हुई सुबह पहुंचेगी, धीरे धीरे कहीं से टहलती हुई सुबह पहुंचेगी और अलग अलग दिशाओं से प्रकट होंगे खंडहरों के ध्वंस और नवनिर्माण के नायक। यहाँ चीनी और नमक की तरह बिकेगा श्रम, यहाँ चीनी और नमक की तरह बिकेगा श्रम। ग्राहक बनकर आएंगे सेठ साहब के वफादार, बड़ी बड़ी योजनाओं की डिजाइन लिए हाथ। शहर के नक्शे में ठिठका इच्छाओं की पहाड़ी में बीचों बीच उगा हुआ एक पेड़ है
शहर के नक्शे में ठिठका एक छांव की पहाड़ी में बीचों बीच उगा एक पेड़ है जो आश्वासन देता है कभी दिन पलट जाने का। वह अपनी ओर बुलाता है चिकनी मुलायम हाथ और लोहे की सीकों और ईंटों से लड़ने के लिए हाथों को खुरदुरा कर वापस भेज देता है। सारी घटनाओं से बेपरवाह वो शांत रहते हैं। उनकी आंखें देखती जाती हैं उगता हुआ प्रभात, ढलते हुए दिन, एक समर जो जिंदगी के बाहर से लगातार अंदर की ओर चला आता है और वो कुछ कर नहीं पाते। कल जो 150 आए थे आज 2-3 कम हो जाएंगे। कल जो 150 आए थे आज 2-3 कम हो जाएंगे। किसी मंजिल में अंधेरी गुफाओं में गिरते हुए श्वेत बिंदुओं की तरह रक्त से रंगते हुए धरती का आंचल अचानक छूट जाएंगे हमेशा के लिए जिंदगी के हाथों से उनके हाथ। स्कूल की किताबों में जब पढ़ाई जाएगी बादशाह की सौंदर्य प्रियता, स्कूल की किताबों में जब पढ़ाई जाएगी बादशाह की सौंदर्य प्रियता, वास्तुविदों के नाम से मशहूर की जाएंगी भव्य इमारतें, उनकी आत्माएं इसी चौराहे पर इकट्ठा होकर देखेंगी अपनी संतानों को इतिहास की किताबों से फिर चले जाते हुए। वाह जी। कुछ और समय है या समाप्त करें यहाँ पे? एक आखिरी कविता पढ़ दीजिए। अच्छा, धन्यवाद। एक कविता पढ़ रहा हूं, इसका शीर्षक है जंगल। मुहावरे के जंगल की अपनी एक भाषा है जिसे समझने का दावा कोई वन्य जंतु भी नहीं कर सकता। गिलास में कांच का पानी दे दीजिए। मुहावरे के जंगल की अपनी एक भाषा है जिसे समझने का दावा कोई वन्य जंतु भी नहीं कर सकता। इस भाषा की शब्दावली में एक शाम की रोशनी में कई अंधेरे होते हैं, एक आंख के कई दृश्य, एक नुकीली चोंच के कई विफल वारों के बाद सफल धोखा, एक शिकार पर कई झपट्टे, एक शहर की कई दिल्ली, गुंटूर या गोरखपुर। इस जंगल का एक ही फल नहीं होता, इस जंगल का एक ही फल नहीं होता जिसकी तलाश में हजारों मील से पक्षी उड़े आते हैं और हवा पागल हुई धरती आसमान एक कर देती है। मेरी उम्र सुबह जागने के बाद जंगल रोज बाहर फेंक आती है, ताजा ताजा उठ रहे कचरे के पहाड़ पर। फिर न जाने कैसे वापस आ जाता है ये धो पोंछ कर पवित्र किए मेरे किसी विचार में। गुलदस्ते में तक्षक सा बैठा सांसों के सहारे अंदर समा जाता है। जहां एक तिनका भी नहीं उगता, जहां एक तिनका भी नहीं उगता, उन ठंडे रेगिस्तानों में दो शत्रु देशों की सेनाओं के बीच कल्पित सीमा रेखा पर बेशुमार उगाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल मिश्र जी। जो लोक का लालित्य है, जो लोक की पीड़ा है, ये दोनों ही बहुत ही सधे हुए और सलीके के साथ आपने अपनी कविताओं में प्रस्तुत की। नव निर्माण के जो महानायक हैं उनका जो जीवन का दुख है उनको आपने जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, निश्चित तौर से हिंदी कविता का दायरा, हिंदी कविता की संवेदना में इसमें वृद्धि होती है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय अनिल मिश्र जी के प्रति। और अब मैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि विनोद पदरथ जी को रचना पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा। आपका जन्म 13 फरवरी 1960 को हुआ। आपके 3 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, कोई तो रंग है, अगन जल और देश। आपने राजस्थान साहित्य अकादमी के लिए कवि अंबिका दत्त के मोनोग्राफ का संपादन किया है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी आप लगातार साहित्य सृजन करते हैं। आपकी कविताओं सारे हिंदी के महत्वपूर्ण संकलनों में शामिल किया गया है। मैं बहुत आदर के साथ विनोद पदरथ जी को रचना पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं।
जी अनुपम जी, आवाज सुनाई पड़ रही है? बिल्कुल जी सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मैं सबसे पहले तो साहित्य अकादमी को और विशेष रूप से अनुपम जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ इतने सुंदर आयोजन के लिए, और इतने सारे मित्रों के साथ कविता पाठ करने के लिए जिन्हें हम पढ़ते रहे हैं, उनके साथ कविता पाठ करने का एक सुंदर अवसर उन्होंने प्रदान किया। तो मैं साहित्य अकादमी का और अनुपम जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं कुछ कविताएं जिस तरह की मैं लिखता हूँ मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरी पहली कविता है हवा। आप देखें कि यहाँ पर प्रचलित मुहावरे से अलग कविताएं सुनाई गई हैं इस कवि सम्मेलन में, तो मैं भी कोशिश ये करूंगा कि आपको ऐसी कविताएं मैं सुनाऊं जो प्रचलित अर्थों में आजकल जिस तरह का घटाटोप है कविताओं का, वैसी कविताएं न हों। तो पहली कविता है हवा। हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं। जी। हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं। हिलते हैं। पत्ते हिलते हैं तो हवा चलती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं। पत्ते हिलते हैं तो हवा चलती तो है। हवा चलती है। पर पत्तों के हिलने से जो हवा चलती है, क्या यह वही हवा है शुष्क दाहक झकर जो पत्तों तक चलकर आई थी? पर पत्तों के हिलने से जो हवा चलती है, क्या यह वही हवा है शुष्क दाहक झकर जो पत्तों तक चलकर आई थी? पत्तों को छूकर यह प्राणदायिनी शीतल और गंधवती हो जाती है। पत्तों को छूकर यह प्राणदायिनी शीतल और गंधवती हो जाती है। पीपल को छूकर पीपल की हवा, शिरीष को छूकर शिरीष की हवा, नीम को छूकर नीम की हवा, और तुमको छूकर तुम्हारी हवा। पीपल को छूकर पीपल की हवा, शिरीष को छूकर शिरीष की हवा, नीम को छूकर नीम की हवा, और तुमको छूकर तुम्हारी हवा। तुमने कहा था हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं। मैंने कहा था पत्ते हिलते हैं तो हवा चलती है। क्या बात, बहुत सुंदर। एक कविता है आंसुओं की लिपि, शायद यह आपको अपने दौर में ले जाए। आंसुओं की लिपि। मेरे हाथों में यह खत है अंतर्देशीय, जिस पर मेरा 30 बरस पुराना पता लिखा है। उसी लिखावट में, जिस लिखावट के तमाम खत मैंने फाड़ दिए, जला दिए, बहा दिए, तुच्छ जीवन को निरापद बनाने के लिए। उसी लिखावट में, जिस लिखावट के तमाम खत मैंने फाड़ दिए, जला दिए, बहा दिए, तुच्छ जीवन को निरापद बनाने के लिए, पर बचा रह गया यह शायद इसलिए कि जब यह मिला होगा, आसपास रहा होगा कोई, और मैंने इसे छिपा दिया होगा, फिर ढूंढ नहीं पाया होऊंगा, रोया होऊंगा, पछताया होऊंगा, पर ढूंढ नहीं पाया होऊंगा। आज जैसे ही अन्ना करेनिना खोली, निकल आया यह 30 बरस से प्रतीक्षा में दुबका हुआ। आज जैसे ही अन्ना करेनिना खोली, निकल आया यह 30 बरस से प्रतीक्षा में दुबका हुआ। मैं बमुश्किल अपने 55 वर्षीय हृदय को संभाल कर कंपकपाती उंगलियों से इसे खोलता हूँ, पर भीतर स्याही फैल गई है इस कदर कि प्रिय के बाद पढ़ा नहीं जा सकता एक भी अक्षर। यह 30 बरस पुराने आंसुओं से भरा है आद्योपांत, कि प्रिय के बाद पढ़ा नहीं जा सकता एक भी अक्षर। यह 30 बरस पुराने आंसुओं से भरा है आद्योपांत। 30 बरस पुराने आंसुओं की इस लिपि को
मैं आंख दर आंख पढ़ता हूँ और आंखें भर आती हैं और मेरे आंसू उन आंसुओं से मिलते हैं 30 बरस बाद। क्या बात, क्या बात। एक कविता है पत्नी के लिए। 40 बरस पहले आई थी तुम मेरे पास, 40 बरस पहले स्त्री होने के कारण ही। यह लगभग मूलोच्छेदन था एक कम वय वल्लरी का, जो सम्मुख अवलंब देख बेतरह लिपट गई। यह लगभग मूलोच्छेदन था एक कम वय वल्लरी का, जो सम्मुख अवलंब देख बेतरह लिपट गई। फिर हमने साथ साथ जिया एक कालखंड, झेली लुएं प्रचंड, अंधड़ उपला घात तड़ित प्रहार, पूस में पाले की मार, तीक्ष्ण कुठारों के वार पर पर नहीं मानी हार, किया जीवन का सत्कार। जब जब बारिशें आईं धीमी झूमती, हम भीगे बाहर भीतर। जब जब बारिशें आईं धीमी झूमती, हम भीगे बाहर भीतर। और जब जब प्रकट हुआ ऋतुराज कुसुम सर चाप धर, जीर्ण पत्र सब झरे सिहर कर, तीतियां फूटी हम पुनर्नवा हुए, खिले खिलखिलाए अपनी ही गंध में डूबे उतराए। अब जब गत हुआ यौवन का उन्माद, 40 बरस बाद मैं पहली बार जुबान से कहता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। क्या बात, क्या बात। अब तक गत हुआ यौवन का उन्माद, 40 बरस बाद मैं पहली बार जुबान से कहता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। पर यह कौन है जो रह रहे हमारा द्वार खटकाता है? शायद मृत्यु, प्रिय तुम ठहरो मैं देखता। क्या बात। पर यह कौन है जो रह रहे हमारा द्वार खटकाता है? शायद मृत्यु, प्रिय तुम ठहरो मैं देखता हूँ। एक कविता है राग विराग। इसकी पहली पंक्ति भाई कुमार अंबुज ने एक कविता लिखी थी, उस कविता से ली गई है। तो उन प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं लिखता हूँ, राग विराग कविता आपको सुनाता हूँ। कि उम्र की आखिरी सीढ़ी पर खड़ी थी वह, जिससे कदम बढ़ाते ही आकाश में विलीन हो जाना था। पर कितनी हौस से भरी हुई, पर कितनी हौस भरी हुई, बहु बड़बड़ाती तेल डालती है बुढ़िया, खुशबूदार क्रीम लगाती है। यह खाऊं वह खाऊं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, यह बैठ 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 कर राम राम जपे। खुशबूदार क्रीम लगाती है बुढ़िया, यह खाऊं वह खाऊं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, यह नहीं कि बैठकर राम राम जपे। हकीकत भी थी, कूल्हे की हड्डी सरक जाने के बावजूद वह हर ब्याह में जाना चाहती थी, नाचना चाहती थी, गाना चाहती थी, ढेरों ढेर मिठाइयां खाना चाहती थी, पर उसे कोई ले नहीं जाता था। घाट पर अकेले बैठे बैठे ही वह बना बनी गाती थी, नाचने की मुद्रा में पैर हिलाती थी। हकीकत भी थी, कूल्हे की हड्डी सरक जाने के बावजूद वह हर ब्याह में जाना चाहती थी, नाचना चाहती थी, गाना चाहती थी, ढेरों ढेर मिठाइयां खाना चाहती थी, पर उसे कोई ले नहीं जाता था। खाट पर अकेले बैठे बैठे ही वह बना बनी गाती थी, नाचने की मुद्रा में पैर हिलाती थी, लौटने पर पूछती कौन कौन आया, क्या क्या आया, लायना बांधा कि नहीं, फला बहू नाची कि नहीं, फला गीत गाया कि नहीं। मैं भी जाती तो देखती रे और उदास हो जाती थी। क्या बात। पर पूछती कौन कौन आया, क्या क्या बनाया, लायना बांधा कि नहीं,
फला बहू नाची कि नहीं, फला गीत गाया कि नहीं, मैं भी जाती तो देखती रहे और उदास हो जाती थी। इतनी लालसा इतनी तृष्णा, हम सोचते बड़ी मुश्किल से निकलेंगे इसके प्राण। इतनी लालसा इतनी तृष्णा, हम सोचते बड़ी मुश्किल से निकलेंगे इसके प्राण, पर जब मरने लगी तो बोल नहीं पाई, बस संदूक की तरफ इशारा करके मर गई। क्या था उस संदूक में? एक नया चादर था सफेद झक, एक लोटा, 5 बर्तन, गंगा जल की छोटी सी शीशी, एक लीर में बंधे हुए उसके टूटे दांत थे, जिन्हें फूलों के संग हरिद्वार ले जाना था, जिन्हें हमें हरिद्वार ले जाना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कविता मैं आपको सुना रहा हूँ, शिशिर की शर्वरी। अब भीषण शीत आने को है, उस समय की कविता है। अघाए लोगों को नहीं पता कि खाने पीने पहनने ओढ़ने की मजेदार ऋतु में जीर्ण शीर्ण कंबल में लिपटी एक बुढ़िया सूर्य की प्रतीक्षा करती है रात भर। अघाए लोगों को नहीं पता कि खाने पीने पहनने ओढ़ने की मजेदार ऋतु में जीर्ण शीर्ण कंबल में लिपटी एक बुढ़िया सूर्य की प्रतीक्षा करती है रात भर। सुबह होते न होते आ बैठती है वहां जहां सबसे पहले आती है धूप, फिर तमाम दिन जिधर जिधर धूप उधर उधर बुढ़िया। सुबह होते न होते आ बैठती है वहां जहां सबसे पहले आती है धूप, फिर तमाम दिन जिधर जिधर धूप उधर उधर बुढ़िया, अथवा जिधर जिधर बुढ़िया उधर उधर धूप, उधर उधर धूप, अथवा जिधर जिधर बुढ़िया उधर उधर धूप नजर आती है, मानो सूर्य ही उसकी प्रतीक्षा करता है रात भर और उदित होता है उसको चौतरे पर देखकर। क्या बात। मानो सूर्य ही उसकी प्रतीक्षा करता है रात भर और उदित होता है उसको चौतरे पर देखकर। और एक दिन ऐसा हुआ, घनी धुंध थी चारों ओर, सूर्य छटपटाता रहा। पर एक दिन ऐसा हुआ, घनी धुंध थी चारों ओर, सूर्य छटपटाता रहा। और उगा जब दूसरे दिन, व्याकुल बेचैन ढूंढता था बुढ़िया को ऐन उसी जगह जहां कुछ लोगों के बीच एक युवक का मुंडा हुआ सिर चमकता था। क्या बात, एक क्या बात, क्या बात, क्या हुआ क्या बात, चमकता। क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक कविता मैं नए संग्रह देश से सुनाना चाहूंगा। कविता है 100 पेड़ों के नाम। साढ़ बीत जाता था, पुरवा नहीं चलती थी, बरखा नहीं होती थी, तो अपनी सांवली चट्टान जैसी पीठ बीजनी की डंडी से खुजाते बाबा कहते थे, 100 पेड़ों के नाम लो, पुरवा चलेगी, बरखा आएगी। साढ़ बीत जाता था, पुरवा नहीं चलती थी, बरखा नहीं होती थी, तो अपनी सांवली चट्टान जैसी पीठ बीजनी की डंडी से खुजाते बाबा कहते थे, 100 पेड़ों के नाम लो, पुरवा चलेगी, बरखा आएगी। पर मुझको तो याद नहीं थे 100 पेड़ों के नाम। आम, पीपल, बड़, शीशम और पलास, खैर, खिरनी, धौंक, नीम, बबूल, अमलतास। फिर मैं चुप हो जाता था। पर मुझको तो याद नहीं थे 100 पेड़ों के नाम। आम, पीपल, बड़, शीशम और पलाश, खैर, खिरनी, धौंक, नीम, बबूल, अमलतास। फिर मैं चुप हो जाता था।
बड़े भाई कुछ और नाम जोड़ते थे, काका कुछ और, अंततः बाबा ही 100 पेड़ों के नाम कई लेते नाम पूरे एक करते थे। अंततः बाबा ही 100 पेड़ों के नाम लेते थे एक सांस में। पुरवा चलने लगती थी, बरखा होने लगती थी अटाटूट, ताल तलैया भर जाते थे, खेत तरबतर हो जाते थे। बाबा चले गए और किसी को याद नहीं है 100 पेड़ों के नाम। उनके नाम, क्या बात, बाबा क्या बात। चले गए और किसी को याद नहीं है 100 पेड़ों के नाम। जितने नाम हम लेते हैं उतनी सी बरखा होती है, क्या बात, जितनी क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। की बरखा होती है। और कुछ 2-3 नई कविताएं मैं आपको, अगर समय हो, अनुपम जी जी। बताइए। स्वागत है सर, स्वागत है। कविता है गायें अब घर नहीं जाती। आंखों में अब भी करुणा है, थनों में दूध, पर गायें अब घर नहीं जाती। जब उन्हें सूनी छोड़ा गया होगा पहले पहल, इधर उधर मुंह मारकर लौट आई होंगी वे, पर किसी ने भीतर नहीं लिया होगा नहरे में, रोटी नहीं डाली होगी, पानी की भी नहीं पूछी होगी, वे बाहर ही बैठी रही होंगी चौतरे के पास, तब भी वे कई दिनों तक लौटती रही होंगी, आंखें फिरी देखकर भी, ताड़ना पाकर भी। जब उन्हें सूनी छोड़ा गया होगा पहले पहल, इधर उधर मुंह मारकर लौट आई होंगी वे, पर किसी ने भीतर नहीं लिया होगा नहरे में, रोटी नहीं डाली होगी, पानी की भी नहीं पूछी होगी, वे बाहर ही बैठी रही होंगी चौतरे के पास, तब भी वे कई दिनों तक लौटती रही होंगी, आंखें फिरी देखकर भी, ताड़ना पाकर भी। अब वे स्त्रियां तो है नहीं कि भूखी प्यासी मार खाती जाती रहें, जाती ही रहें, उन्होंने जाना छोड़ दिया। अब वे स्त्रियां तो हैं नहीं कि भूखी प्यासी मार खाती जाती रहें, जाती ही रहें, उन्होंने जाना छोड़ दिया। अब वे सड़कों पर रहती हैं, गौचरे तो फाड़ दिए हैं लोगों ने, कागज पत्थर पन्नियां उच्छिष्ट खाती हैं, कभी कभार खेतों में भी घुसती हैं हरे के लिए, पर इस गांव के लोग उधर दौड़ाते हैं लाठियां लेकर, उस गांव के लोग इधर दौड़ाते हैं लाठियां लेकर। उन्हें वे दिन याद आते हैं जब पहली रोटी उनके नाम की सिकती थी, और धरानी उन्हें हाथ से रोटी खिलाती थी, चारा नीड़ती थी, पानी पिलाती थी, पुचकारती हुई। धनी हाथ फीटता था, नहलाता था, सींग रंगता था, छापे लगाता था, कौड़ियों की कंठी पहनाता था, घंटी लटकाता था, और वे आत्मदर्प से भरी घर लौटती थीं, ग्वाल बालों के साथ, घंटी टुनटुनाती हुई। उन्हें वे दिन याद आते हैं जब पहली रोटी उनके नाम की सिकती थी, और धरानी उन्हें हाथ से रोटी खिलाती थी, चारा नीड़ती थी, पानी पिलाती थी पुचकारती हुई। धनी हाथ फेरता था, नहलाता था, सींग रखता था, छापे लगाता था, कौड़ियों की कंठी पहनाता था, घंटी लटकाता था, और वे आत्मदर्प से भरी घर लौटती थीं, ग्वाल बालों के संग घंटी टुनटुनाती हुई। कभी कभी वे भटक जाती थीं, कैसा शोर मच जाता था, अरे शाम हो गई, गाय नहीं आई। कभी कभी वे भटक जाती थीं, कैसा शोर मच जाता था, अरे शाम हो गई, गाय नहीं आई, घटा घिर रही है, देखो देखो कहाँ रह गई, अरे बछड़ा रंभाए जा रहा है, किसी ने बांध तो नहीं लिया। हरे मन से याद करती हैं वे, पर घर नहीं जाती, कैसा घर, किसका घर, सोचती हुई सड़कों पर बैठी रहती हैं चांद में डाले, और आर्यावर्त में मारकाट मची है उनके नाम पर,
उनका राजनीतिक महत्व बढ़ गया है, उनका राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। और अनुपम जी मुझे बताइए, मैं और पढ़ सकता हूँ एक कविता? एक कविता और पढ़ लें। एक कविता का और जी। एक कविता है, जिस तरह से हमारा देश बना है उसको अपने ढंग से कहने की कोशिश की है। मैं प्लेट में चाय डालकर पीता हूँ, पर प्लेट में नहीं रकाबी में पीता हूँ। घर से निकलता हूँ तो जूतों के फीते बांधता हूँ, पर जूतों के फीते नहीं तस्मे बांधता हूँ। बेल्ट नहीं कमर पट्टा कसता हूँ। मैं होटल में धर्मशाला में रुकता हूँ, पर होटल धर्मशाला में नहीं सराय में रुकता हूँ। मुझे पसंद आदाब, मुझे पसंद है आदाब, जर्रा नवाजी बजा फरमाया, मैं धन्यवाद कहता, शुक्रिया कहता। मुझे पसंद है आदाब, जर्रा नवाजी बजा फरमाया, मैं धन्यवाद कहता हूँ, पर धन्यवाद नहीं प्रिया कहता हूँ। मुझे साढ़ू शब्द बिल्कुल पसंद नहीं, पर हम जुल्फ पर फिदा। मुझे शब्द बिल्कुल पसंद नहीं, पर हम जुल्फ पर फिदा हूँ। मुझे मौलवी से उतनी ही नफरत है जितनी पंडित से। बादशाह को अरदब में लाना मेरा मकसद है, बादशाह को अरदब में लाना मेरा मकसद है। मुझे हुस्नो इश्क की शायरी बकवास लगती है। यह भी क्या बात हुई कि आदमी खुद को इश्क कहे यानी कि रूह, और औरत को हुस्न कहे यानी कि जिस्म। सालों तक किताबों के जिल्द बंधवाता रहा, पर उस दिन हैरत में डूब गया जिस दिन एक हकीम ने मेरी त्वचा देखकर कहा, जिल्द देखकर आदमी की सेहत का पता लगता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। सालों तक किताबों के जिल्द बंधवाता रहा, पर उस दिन हैरत में डूब गया जिस दिन एक हकीम ने मेरी त्वचा देखकर कहा, जिल्द देखकर आदमी की सेहत का पता लगता है। बस तभी से मैं औरतों से कहता हूँ, जिल्द से सुंदर होती है किताब। क्या बात, क्या बात। मैं औरतों से कहता हूँ, जिल्द से सुंदर होती है किताब। आदमियों से कहता हूँ, सुंदर और मजबूत जिल्द के भीतर जो किताब है उसकी रूह को बांचा जाना ज्यादा जरूरी है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार विनोद पदरत जी। कविता में जिस तरीके से आपने प्रकृति का और हमारे समाज में जिस तरीके से हम प्रकृति के प्रति कम संवेदनशील होते जा रहे हैं, उन सब मुद्दों को उठाया, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब मैं हिंदी और राजस्थानी में समान रूप से समादृत और इस कवि सम्मेलन के अघोषित अध्यक्ष क्या बात, आदरणीय क्या बात, क्या बात, सवाई सिंह शेखावत जी के पास जी 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 मूलतः कवि है। कहानी उपन्यास के साथ साथ पत्रिकाओं में आपने आलोचनात्मक लेखन भी किया है। राजस्थानी में भी आपका कविता और कहानी संग्रह प्रकाशित है। पहली राजस्थानी कहानी कोपल हिंदी, तेलुगु और डोगरी में अनुदित है। आपकी कुछ प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं, घर के भीतर घर, पुराना डाकघर और अन्य कविताएं, दीर्घायु है मृतक, उत्तर राग, घरों से घिरी दुनिया में, मुश्किल दिनों में अच्छी कविताएं, कितना कम जानते हैं हम ख्यातिहीनता के बारे में, निज कवि धातु बचाई मैंने, एक हिस्सा हर्फ, ये कुछ आपके महत्वपूर्ण, एक हिस्सा हर्फ गजल संग्रह है। कवि निकष आपके गद्यों का संकलन, विजयनी मानवता हो जाए, इस पुस्तक का आपने संपादन किया जिसका मास्को में लोकार्पण हुआ था वर्ष 2018 में। एक शब्द ऋषि के देश में, रूस यात्रा के संस्मरण वर्ष 2020 में अभी अभी प्रकाशित हुआ है। अनियतकालीन साहित्यिक पत्र बखत का आप सत्यनारायण जी के साथ संपादन करते हैं। राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक राजस्थान विकास का आपने 2 वर्षों तक संपादन किया है।
अज्ञे जी द्वारा माउंट आबू में जो वत्सल निधि की ओर से शिविर आयोजित किया जाता था, उसके अलावा विभिन्न साहित्यिक संगोष्ठियों में आपने सहभागिता की है। दूरदर्शन और आकाशवाणी से रचनाओं का प्रसारण हुआ है। आपको कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें साहित्य राजस्थान अकादमी द्वारा प्रथम कविता संग्रह घर के भीतर घर के लिए सुमनेश जोशी पुरस्कार, पुराना ढाकर और अन्य कविताएं के लिए सुधीर पुरस्कार, निज कवि धातु बचाई मैंने के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी का मीरा पुरस्कार, जोधपुर की कथा पत्रिका का कविता से संबद्ध पहला नंद चतुर्वेदी सम्मान। आपने 15 वर्षों तक एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद राजस्व सेवा में चयन होने के बाद आप तहसीलदार के पद से अभी वर्ष 2003 में सेवानिवृत्त हुए हैं और स्वतंत्र लेखन में अब आप पूरी तरह रमे हुए हैं। हम आदरणीय सवाई सिंह शेखावत जी का अकादमी की ओर से बहुत स्वागत करते हुए रचना पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। जी 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 भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पहली कविता का पाठ करता हूँ। कविता का शीर्षक है अभी और इसी वक्त। जी भरकर रोने ने दो आदमी को, वरना सूख जाएंगे सारे समंदर। जी भरकर रोने ने दो आदमी को, वरना सूख जाएंगे सारे समंदर। हंसने हंसाने दो आदमी को, वरना एक भी फूल नहीं खिल पाएगा दुनिया के तमाम बागीचों में। हंसने हंसाने दो आदमी को, वरना एक भी फूल नहीं खिल पाएगा दुनिया के तमाम बागीचों में। खुलकर करने दो आदमी को अपनी अकूत नफरत का इजहार, वरना धुंधवी की जगह सुनाई देंगी चौतरफ उल्लुओं की ताने। खुलकर करने दो आदमी को अपनी अकूत नफरत का इजहार, वरना धुंधवी की जगह सुनाई देंगी चौतरफ उल्लुओं की ताने। करने दो आदमी को प्यार, वरना थम जाएंगी धरती की नस नस में बहती नदियां। करने दो आदमी को प्यार, वरना थम जाएंगी धरती की नस नस में बहती नदियां। टटोलने दो आदमी को जब तक सुख दुख की पोटली, टटोलने दो आदमी को जब तक सुख दुख की पोटली, वरना गड़बड़ा जाएगा धरती और आकाश का संतुलन। आलिंगनबद्ध होने दो आदम और हव्वा को, वरना एक भी कल्ला नहीं फूटेगा और बांझ हो जाएगी यह धरती। आलिंगनबद्ध होने दो आदम और हव्वा को, वरना एक भी कल्ला नहीं फूटेगा और बांझ हो जाएगी यह धरती। जीने दो आदमी को भरपूर जिंदगी, वरना ठहर जाएगी ये धड़कती कायनात। मरने दो आदमी को एक मुकम्मल मौत, वरना नष्ट हो जाएगी ये दुनिया अभी और इसी वक्त। क्या बात। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है पुराने जूते। पुराने जूते सुखद और उदार हैं, किसी पुराने आत्मीय की तरह। अपना विन्यास और अकड़ भूल कर वे पांवों के अनुरूप ढल जाते हैं, इतने अपने इतने अनुकूल। पुराने जूते सुखद और उदार हैं, किसी पुराने आत्मीय की तरह। अपना विन्यास और अकड़ भूल कर वे पांवों के अनुरूप ढल जाते हैं, इतने अपने इतने अनुकूल। गंदले होकर ही कमाई जा सकती है जीवन की मशक्कत भरी तमीज, ये केवल जूते जानते हैं। गंदले होकर ही कमाई जा सकती है जीवन की मशक्कत भरी तमीज, ये केवल जूते जानते हैं। नए जूते बेशक चमचमाते शानदार हैं, लेकिन जीवन की आवश्यक विनम्रता उन्हें पुराने जूतों से सीखनी पड़ेगी। गंदले होकर ही कमाई जा सकती है जीवन की मशक्कत भरी तमीज, ये केवल जूते जानते हैं। नए जूते बेशक चमचमाते शानदार हैं, लेकिन जीवन की आवश्यक विनम्रता उन्हें पुराने जूतों से सीखनी पड़ती है। कहते हैं गेटे को पुराने जूते छोड़ते हुए बहुत तकलीफ होती थी। कहते हैं गेटे को पुराने जूते छोड़ते हुए बहुत तकलीफ होती थी,
प्रिय पुरखे को दफनाने की तरह एक कवि को पुराने जूतों की तरह आत्मीय और उदार होना चाहिए। केवल तभी उसकी कविता बचा सकती है जीवन को घटीले धूल धक्कड़ से, झुलसती धूप से, ठिठुरती शीत से। एक कवि को पुराने जूतों की तरह उदार, आत्मीय और उदार होना चाहिए। केवल तभी उसकी कविता बचा सकती है जीवन को कंटीली धूल धक्कड़ से, झुलसती धूप से, ठिठुरते शीत से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने मृत्युंजय कुमार सिंह, विनय सौरभ, प्रतिभा कटियार, अनिल मिश्र जी, विनोद पदरत जी और सवाई सिंह शेखावत जी की रचनाएं सुनी। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि यह कवि सम्मेलन इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश का प्रतिनिधित्व हो रहा है। पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों, हर कोने से यहाँ पर कवि हमारे बीच में है। और ये वर्चुअल दिल्ली पुस्तक मेला 2020 के अवसर पर हमने आयोजित किया और कार्यक्रम में हमारे कवियों ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, अपनी रचनाएं उनसे साझा की। निश्चित तौर पे आप ये रचनाएं हमारे साहित्य प्रेमी पाठकों को, बहुत श्रोताओं को बहुत पसंद आई होंगी। और मैं साहित्य अकादमी की ओर से आप सभी कवियों के प्रति बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम आगे भी आपको जब भी आपसे अनुरोध करेंगे, आप हमारा आमंत्रण स्वीकार करेंगे। मैं अकादमी की ओर से आप सभी के प्रति बहुत बहुत आदर और आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।